आप इतने अरसे से उसके इशारों पर नाच रहे हैं। अचानक रूबी की आवाज आई। इकबाल के साथ मैं भी बुरी तरह चौंक उठा। वो न जाने कब होश में आ गई थी। उसके आसाब मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। इकबाल ने कुछ कहना चाहा मगर रूबी ने उसे रोक दिया। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं ये तो जानती हूँ कि मेरा बाप रिश्वत लेता है, मगर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो स्मगलिंग जैसा काम भी करता है। अगर आप रंगे हाथों पकड़े जाएं तो कैसे यकीन आएगा कि ये असलहा आपका नहीं किसी और का है। जिस गोदाम में आप उसे रखते हैं वहां भी चावल और दालों की बोरियां ही मिलेंगी। पुलिस वालों को सेठ कहेगा कि मुझे क्यों फंसाते हो भाई, मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। उस वक्त आपकी पोजीशन क्या होगी। गैर महसूस अंदाज में रूबी की आवाज बुलंद हो गई। इकबाल ने घबरा कर कहा, आहिस्ता बोलो, मैंने ये सब कुछ मजबूर होकर किया है। रूबी ने तल्ख लहजे में कहा, हर जराइम पेशा यही कहता है पापा। मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए भी घिन आ रही है। आज के बाद हम लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, बोली, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कामरान। मैंने यहाँ आते वक्त घड़ी में अलार्म लगा दिया था। मैंने इत्मीनान से कहा, मैं जानता हूँ। मैंने अलार्म भी बंद कर दिया था और तुम्हारा लिखा हुआ पर्चा भी उठा लिया था। अगर मैं आंखें बंद करके सब पर एतबार करने लगूं तो एक ही दिन में मारा जाऊं। फिर मैं इकबाल से मुखातिब हुआ, अब वापस चलो, रूबी को घर छोड़कर हम दोबारा इसी तरफ आएंगे। वो बोला, मैं दोबारा यही कहूंगा कि। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, तुम अब खामोश रहो। उसने गाड़ी का रुख मोड़ा और खासी तेजी से ड्राइविंग करने लगा। रूबी को घर छोड़कर हम दोबारा साहिल की तरफ रवाना हो गए। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि रूबी कोई चालाकी दिखाएगी, उसके बावजूद मैं मोहतात था। इतना इत्मीनान जरूर था कि उस वक्त किसी से फोन पर राब्ता नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं उनके घर से निकला था तो फोन का तार भी काट दिया था। साहिल के नजदीक पहुंचकर मैं एक बार फिर पिछली नशिस्त के पायदान में छुप गया और इकबाल को हिदायत की कि ऐसी जगह गाड़ी पार्क करे जहां मैं किसी की नजरों में आए बगैर उतर सकूं। उसने जो ही गाड़ी रोकी, मैं पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर फुर्ती से झाड़ियों में रिंग गया। ये भी खतरा था कि उन झाड़ियों में पहले से कोई बैठा हो, मगर यह खतरा तो मोल लेना ही था। 2-3 मिनट तक मैं अंधों की तरह पलकें झपकाता रहा। वहां घुप अंधेरा था। शायद लॉन्च अभी पहुंची नहीं थी, वरना इतनी खामोशी ना होती। कुछ देर के बाद मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं, तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंधेरे में मुझे एक ट्रक का हयूला सा दिखाई दिया। उसके नजदीक ही एक गाड़ी भी खड़ी थी। इकबाल उसी ट्रक की तरफ बढ़ गया। अभी उसने चंद कदम का फासला ही तय किया था कि बाएं जानिब के तारीख गोशे से कोई झपट कर बाहर निकला और इकबाल के सीने पर राइफल की नाल रख दी। अंधेरे में मुझे राइफल दिखाई नहीं दी थी, मगर इकबाल का रास्ता रोकने वाले ने जिस तरह से उसे रोका था, उसी से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि उसके हाथ में राइफल ही हो सकती है। कोई डंडा तो इस अंदाज में दूसरों के सीने पर नहीं रखता। मैं गैर महसूस अंदाज में झाड़ियों के अंदर ही अंदर इकबाल की तरफ बढ़ रहा था। फिर मैं इकबाल के इतना नजदीक पहुंच गया कि मुझे उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। वो रास्ता रोकने वाले से कह रहा था, कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोकने की जरूरत कैसे हुई तुम्हें? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? वो शख्स करख्त लहजे में बोला, आपको तो जानते हैं, मगर उसे नहीं जानते जो आपके साथ यहाँ तक आया है। इकबाल ने हैरत से कहा, मेरे साथ कौन आया है? मेरे साथ तो कोई नहीं है। वो शख्स तज़हीक आमेज लहजे में बोला, आपकी किस्मत ही खराब है इकबाल साहब, आज बॉस खुद भी यहाँ मौजूद है। आप जानते हैं कि अब तक उसे किसी अजनबी की यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया होगा। इकबाल ने हंसकर कहा, यह तो और भी अच्छी बात है कि बॉस यहाँ मौजूद है। मैं खुद भी बॉस से मिलना चाहता हूँ। वो शख्स तंतिया लहजे में बोला, जरूर मिलो, मगर ये ख्याल रखना कि बॉस बहुत गुस्से में है। वो जिंदगी में पहली दफा एक आदमी की जुबान खुलवाने में नाकाम रहा है। बॉस उस आदमी को भी वापस जाने वाली लॉन्च में बिठाकर अपने मखसूस ठिकाने पर भेजेगा। मैं उन लोगों की बातचीत सुनने में लम्हे भर को गैर मोहतात हो गया और सर को थोड़ा सा उठाकर उन दोनों को देखने लगा। अचानक कोई राइफल गरजी और गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजर गई। फायर होते ही मैं फुर्ती से घनी झाड़ियों में घुस गया। एक फायर होने के बाद फिर सुकूत छा गया। अचानक ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा मुझे बहुत गिरा गुजर रहा था। मैं चाहता था कि जो कुछ होना है वो हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे अब वहां कोई भी ना हो, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर मुझे अपनी दाईं जानिब से राइफल लोड करने की मानूस आवाज सुनाई दी। किसी ने बहुत एहतियात से राइफल लोड की। मैं बरसों से आतिशी हथियारों के साथ खेल रहा था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने बहुत आहिस्तगी से राइफल लोड की है, वरना वो आवाज इतनी धीमी थी कि अगर कोई बोल रहा होता तो शायद मुझे सुनाई न देती। मैं झाड़ियों में मजीद सिमट कर बैठ गया और मैंने सांस तक रोक ली। मेरी तवज्जो अब पूरी तरह दाएं जानिब वाली झाड़ियों की तरफ लगी थी, मगर एक मर्तबा फिर वहां सुकूत छा गया था। अचानक इकबाल की झुंझलाई हुई आवाज आई, ओ यार, या तो मुझे बॉस के पास ले चलो या वापस ले जाओ। कोई घुटे घुटे लहजे में बोला, ज्यादा बकवास मत करो, मैं बता चुका हूँ कि बॉस बहुत गुस्से में है। इकबाल इस मर्तबा कदरे नरम लहजे में बोला,
तो फिर मैं क्या यहीं खड़ा रहूं? घुटी घुटी आवाज फिर सुनाई दी, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ है? इकबाल ने तल्ख लहजे में कहा, मैं कितनी दफा कहूं कि मेरे साथ कोई नहीं था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दाईं जानिब किसी ने झाड़ियों में हरकत की हो। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इकबाल भट्टी और दूसरे आदमी की गुफ्तगू से फायदा उठाकर झाड़ियों में छुपने वाला मेरे बहुत नजदीक आ गया। खतरा अचानक मेरे सर पर आ पहुंचा था। मैं अगर फायरिंग करता तो पहले फायर का धमाका सुनते ही वो लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते। बस अब एक ही तरीका था कि आने वाले को मैं यूं काबू करूं कि उसके हलक से खफीफ सी आवाज भी ना निकलने पाए। इस तरीके में बहरहाल 50% का रिस्क था, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगर आने वाला मुझसे ज्यादा फुर्तीला निकला तो मेरे हरकत करने से पहले ही वो मुझे नॉकआउट कर देता। वैसे भी वो मेरे मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर पोजीशन में था। मुझे देखते ही वो फायर भी कर सकता था। मैंने सोच लिया कि आने वाले ने अगर फायरिंग शुरू की तो नताइज की परवाह किए बगैर मैं भी जवाबी फायरिंग करूंगा। दाईं जानिब से निकलकर अचानक कोई मेरे सामने आ गया। मैंने लम्हे के 1000वें हिस्से में उस पर छलांग लगाई, मगर वो भी बहुत फुर्तीला था। बिजली की तेजी से एक तरफ पलट गया और सरगोशी में बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना मैं फायर कर दूंगा। मैं अपनी जगह पर साकित हो गया और ठहरे हुए लहजे में कहा, कौन हो तुम? ये जुमला अदा करते हुए मेरा लहजा कुछ बुलंद हो गया। वो शख्स ठिठक कर रह गया। मुझे उसका चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था। वहां चांद की बहुत धुंधली सी रोशनी थी। रोशनी होती भी तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उस शख्स ने अपना चेहरा मफलर में छुपाया हुआ था। मुझे सिर्फ उसके अंदर से चौंकने का एहसास हुआ। फिर वो फंसी फंसी आवाज में बोला, तुम कामरान हो? मैंने झुंझलाकर कहा, मैं काला चोर हूँ, तुम अपने मतलब की बात करो। वो शख्स मुसलसल फंसी फंसी आवाज में बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ कामरान, तुम्हारी तरह मैं भी खतरे में हूँ। इसी अफरा तफरी में इन लोगों को डॉज देकर निकला हूँ, आओ मेरे साथ आओ। वो शख्स अगरचे सरगोशी में बोल रहा था, मगर मुझे उसका लहजा कुछ मानूस सा महसूस हो रहा था। वो बोला, सोचने का वक्त नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैं पीछे हट गया। मैं शदीद झुंझलाहट का शिकार था। मैंने कहा, तुम हो कौन? अगर वो आते ही मुझ पर झपट पड़ता तो मुझे इतनी उलझन न होती। वो मुस्तरिब अंदाज में बोला, मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, तुम यहाँ से तो निकलो। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ हर तरफ दुश्मनों के आदमी फैले हुए हैं, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उसने सरगोशी में कहा, समंदर की तरफ। सिर्फ वही एक जगह है जहाँ से हम बचकर निकल सकते हैं। उस तरफ फिलहाल उनकी एक मोटर बोट है, उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 2 आदमी हैं। वो भी इस वक्त शराब के नशे में होंगे। असल में तो वो सोच भी नहीं सकते कि कोई बोट तक भी पहुंच सकता है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, सोचने में वक्त जाया मत करो, एक एक मिनट कीमती है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर इस दौरान में हमने बोट पर कब्जा कर लिया तो बच कर निकल सकते हैं, वरना फिर समंदर का रास्ता भी बाकी नहीं रहेगा। 10-12 मिनट के अंदर अंदर उनकी मजीद 2 मोटर बोट्स यहाँ पहुंचने वाली हैं। मुझे उस पुरस्कार अजनबी के लहजे से सच्चाई की बू आ रही थी। फिर मैंने भी जुआ खेलने का फैसला किया। खतरा तो मेरे लिए हर सूरत में था। जब मरना ही था तो झाड़ियों में दुबक कर गिदड़ों की तरह क्यों मरा जाए? मुमकिन है हमें बोट लेकर निकलने का मौका ही मिल जाए। मगर फैसला करने में मैंने बहुत देर कर दी। जिन 2 बोट्स की आमद का खदशा उस पुरस्कार अजनबी ने जाहिर किया था, वो दोनों बोट्स आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थीं। सन्नाटे में उनके इंजनों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अजनबी हैजानी अंदाज में बोला, वापस चलो, अगर अब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना तशद्दुद करेंगे मुझ पर कि मैं ज़हनी तवाज़ुन खो बैठूंगा। हम दोनों झाड़ियों में छुपे वापस हुए तो मुझे इकबाल की आवाज सुनाई दी, यार तुम लोग गाड़ी का डैशबोर्ड तक खोल कर देख चुके हो, मेरे साथ कोई होता तो गाड़ी में ही होता ना। आवाज आई, उसे तो खैर हम ढूंढ ही लेंगे, अभी तो तुम बॉस के पास चलो। इकबाल बोला, मैं बॉस के पास जरूर जाऊंगा, मगर तुम लोग पहले अच्छी तरह गाड़ी की तलाशी ले लो। वो गाड़ी से उतरकर जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद करते हुए बोला था। पुरस्कार अजनबी फुर्ती के साथ फ्लैश लाइट की रेंज से निकला और दूसरे ही लम्हे उसने रिवॉल्वर से फायर करके फ्लैश लाइट को नाकारा कर दिया। वहां एकदम भगदड़ मच गई। मैं भी छलांग लगाकर गाड़ी तक पहुंचना ही चाहता था कि न जाने कहां से 2 हजूले निकलकर पुरस्कार अजनबी पर हमलावर हो गए। मुश्किल से 2 मिनट बाद यक के बाद दीगरे अजियत भरी 2 इंसानी चीखें सुनाई दी। फिर फौरन ही मुझे अजनबी की सरगोशी सुनाई दी, कामरान जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं झपट कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसी वक्त एक साया उछलकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे उसने गाड़ी स्टार्ट की और उसे खौफनाक अंदाज में यू टर्न दिया। अचानक गाड़ी पर कई फायर हुए, मगर उनमें से कोई भी कारामद ना हो सका। अजनबी ने बहुत महारत से गाड़ी कच्चे रास्ते से निकाली और लम्हों में मेन रोड तक पहुंच गया। किसी गाड़ी ने हमारे ताकुब की कोशिश की तो पुरस्कार अजनबी ने निहायत मशाकी से फायर करके उसके आगे वाला टायर नाकारा कर दिया।
फिर गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गई। काफी दूर आने के बाद मैंने कहा, बस मुझे यहीं उतार दो। वो बोला, नहीं कामरान, अभी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, मगर तुम हो कौन? मुझे रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी कैफियत से लुत्फानंदोज हो रहा हो। एक दफा तो मैंने सोचा कि रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रख दूं और उससे कहूं कि सीधी तरह बताओ कि तुम कौन हो। फिर खुद ही मैंने इस ख्याल पर मलामत की। वो जो कोई भी था मेरा मोहसिन था। वो मुझे बहुत बड़े खतरे से निकाल कर लाया था। अब चारों तरफ बहुत तेजी से उजाला फैल रहा था। मुझे यकीन था कि दिन की रोशनी में वो पुरस्कार अजनबी अपनी शख्सियत न छुपा सकेगा। गाड़ी की रफ्तार कम हुई, फिर वो एक धचके से रुक भी गई। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा। वो न जाने कौन सा इलाका था। मैं अपने ख्यालात में इतना महव था कि मुझे रास्ते का भी ध्यान न रहा। वो कराची की पसमानदा बस्तियों में से कोई भी हो सकती थी। मैंने सोचा, अगर ये शख्स मेरा दुश्मन होता तो मेरी तरफ से इतना बेपरवाह ना होता। मुझे खुद पर गुस्सा भी आया कि खामखा एक आदमी को दुश्मन समझ रहा हूँ और उसकी तरफ से उलझन में मुब्तला हूँ। जिस अंदाज में उसने इकबाल की गाड़ी छीनी थी वो किसी दुश्मन का अंदाज तो नहीं था। वो दुश्मन के नरगे से न सिर्फ मुझे निकाल लाया था बल्कि मेरा ब्रीफ केस भी ले आया था। उसके झपटने का अंदाज देखकर एक दफा तो मुझे तैमूर याद आ गया। वो पहले की तरह फंसी फंसी आवाज में बोला, चलो उतरो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। उस इलाके में छोटे छोटे मकान और तंग गलियां थी। उसने गाड़ी एक गली के नुक्कड़ पर पार्क की, फिर तवील सांस लिया और गाड़ी से बाहर आ गया। पुरस्कार अजनबी ने हाथ पीछे बढ़ाकर मेरा ब्रीफकेस उठाया और खुद भी नीचे उतराया। गाड़ी से बाहर उसे खड़ा देखकर मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि वो जख्मी भी है। उसके लिबास पर मुख्तलिफ जगह खून जमकर स्याह धब्बों में तब्दील हो गया था। मैंने पूछा, तुम जख्मी भी हो? उसने बेनियाजी से कहा, मामूली सी खराशें हैं, और वो लंगड़ाता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मैं उसके पीछे पीछे था। वो गली में दाखिल हुआ और दाईं तरफ के दूसरे मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और दरवाजे पर हवन्नक सा एक शख्स दिखाई दिया। उसने भवें चढ़ाकर हम दोनों का जायजा लिया, फिर पाटदार आवाज में बोला, ओए कौन हो तुम? तुमने ये मुंह क्यों छुपा रखा है? पुरस्कार अजनबी ने सरगोशी में कहा, यार अफजल, मैं हूँ उस्ताद। अफजल आंखें फैलाकर बोला, ओए तुम हो उस्ताद जी? तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? अफजल वालेहाना अंदाज में उस्ताद से बगलगिर हो गया। बोला, इस दफा बहुत अरसे के बाद आए हो। मेरे ख्याल में तुम यहाँ आखिरी दफा 3 साल पहले आए थे। अजनबी ने फंसी फंसी आवाज में कहा, हमें अंदर तो आने दो। अफजल ने रास्ता छोड़ दिया। हम छोटा सा सहन उबूर करके एक कमरे में जा बैठे। कमरे में एक ही चारपाई थी जिस पर मैला सा एक बिस्तर पड़ा हुआ था। कमरे में टूटी फूटी एक मेज रखी थी जिस पर धुंधला सा एक आईना, कंघा, 2-3 पुराने अखबारात और एल्युमिनियम का एक जग और ग्लास रखा था। फर्श पर मैली सी दरी बिछी हुई थी। हम लोग चारपाई पर बैठ गए। पुरस्कार अजनबी ने 100 के कुछ नोट निकाले और अफजल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम हमारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो, तब तक हम आराम कर लें। हाँ, वापसी पर टेंक्चर वगैरह भी ले आना और मरहम पट्टी का दूसरा सामान भी। अफजल के जाने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हें मेरी तरफ से परेशानी थी कि मैं कौन हूँ। वहां तो मैंने इसलिए अपने बारे में न बताया कि तुम जज्बाती हो जाते और खामखा वक्त जाया होता। ये कहकर उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैं झपट कर उठा और दीवानावार उससे लिपट गया। वो मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त तैमूर था। वही तैमूर जिसे कई दिन पहले मैं दफन कर चुका था, जो मेरे लिए मर चुका था। वही तैमूर अब जिंदा सलामत मेरे सामने था। मैंने जज्बात से भरी हुई आवाज में कहा, तुम जिंदा हो तैमूर? तुम जिंदा हो या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तैमूर ने थके हुए लहजे में कहा, मैं वाकई जिंदा हूँ। मगर तुम वहां कैसे पहुंच गए? मैंने कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले तुम बताओ, वो अपाहिज गाड़ी का क्या चक्कर था? फिर पुरस्कार अंदाज में तुम्हारी हलाकत। और तैमूर मुस्कुरा कर बोला, सब बता दूंगा, जरा दम तो लो। फिर वो चौंक कर बोला, ग्लोरिया कहाँ है? मैंने तवील सांस लेकर कहा, ग्लोरिया भी दुश्मन की कैद में है। मैं निकला था उसे छुड़ाने और इस चक्कर में फंस गया, मगर अब मुझे ज्यादा परेशानी नहीं। हम दोनों मिलकर ग्लोरिया को उनकी कैद से छुड़ा लेंगे। हम दोनों नहीं थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था तैमूर। मैं फिर जज्बाती हो गया। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, ग्लोरिया न जाने किस हाल में होगी। उसी वक्त अफजल नाश्ता ले आया। वो सुबह सुबह न जाने कहां से पराठे, भुनी हुई कलेजी, कीमा, मक्खन वगैरह ले आया था। मैं तो खैर भूखा था ही, मगर मुझसे ज्यादा भूखा तैमूर था। उसने नहाने धोने का भी तकल्लुफ न किया और खाने पर टूट पड़ा। मैंने अफजल को भी नाश्ते में शरीक होने की दावत दी, मगर उसने बताया कि वो बाहर ही खाया है। वो हमारे लिए चाय बनाने चला गया। नाश्ते से फारिग होकर हमने गर्मा गर्म चाय के 2 कप पिए तो जिस्म में गोया नई तवानाई आ गई। मुझे अचानक तैमूर के जख्मों का ख्याल आ गया। अफजल फर्स्ट एड का जरूरी सामान भी ले आया था। तैमूर ने कमीज उतारी तो मैंने देखा कि उसकी दोनों कलाइयां जख्मी थीं। पीठ पर भी जख्म थे, दोनों बाजुओं पर भी जख्म थे। तैमूर ने बताया कि कलाई पर रस्सी बांधने से जख्म आए हैं
पीठ पर जो जख्म थे वो तशद्दुद के नतीजे में आए थे और बाजुओं पर उन लोगों ने जलती सिगरेटें बुझाई थी। ये तमाम जख्म पुराने थे। सिर्फ बाएं पैर का जो जख्म था वो रात को लगा था। गोली उसकी पिंडली का गोश्त फाड़ती हुई गुजर गई थी। मैंने गर्म पानी से उसका जख्म अच्छी तरह धोया, साफ किया और दवा लगाकर बैंडेज कर दी। फिर तैमूर ने अफजल को हिदायत की कि अब हम लोग सोएंगे, तुम बाहर ही बैठो और अगर कहीं जाना हो तो बाहर ताला डालकर जाना। मैंने ब्रीफ केस में से राइफल निकाल कर असेंबल की और उसे अपने साथ रख लिया। फिर मैंने बहुत इसरार करके तैमूर को बिस्तर पर लिटाया और खुद एक तकिया लेकर फर्श पर बिछी हुई दरी पर लेट गया। कई दिनों की भाग दौड़ से मैं इतना थक गया था कि लेटते ही बेसुध हो गया। मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। चंद लम्हे तक मुझे याद ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। कमरे में धुंधला सा एक बल्ब रोशन था। उसकी यरकान ज़्यादा रोशनी में मुझे तैमूर का चेहरा नजर आया तो अचानक मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं झपट कर उठा और सोचा कि हम लोग सारा दिन सोते रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि सोने से पहले मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया था तो अंधेरा छा गया था। मैंने कलाई की घड़ी पर नजर डाली, उसमें 4:30 बज रहे थे। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे में रोशनी सी हो गई। मैं सहन में निकल आया। अफजल का कहीं पता नहीं था, शायद वो बाहर से ताला डालकर कहीं चला गया था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। तैमूर के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा तमतमा रहा हो। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा तो एहसास हुआ कि वो बुखार में तप रहा है। मैं एकदम परेशान हो गया। तैमूर को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था और वो कमबख्त अफजल बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। मैंने वहां रखे हुए मुख्तसर से सामान का जायजा लिया कि शायद वहां डिस्प्रिन या पेनाडोल टाइप की कोई टैबलेट हो, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मैं मुस्तरिब होकर कमरे में टहलने लगा। अचानक तैमूर बड़बड़ाया, पानी, मुझे घूंट पानी पिला दो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि कामरान कहाँ है। मैं समझ गया कि तैमूर के जहन पर अभी तक उस तशद्दुद के असरात हैं जो वो गुज़श्ता दिनों झेलता रहा है। उसकी बातों से मालूम हुआ कि वो लोग तशद्दुद करके उससे मेरे बारे में पूछते थे। मैंने जग में से पानी ग्लास में उंडेला और तैमूर को सहारा देकर उठाया। वो एक सांस में पूरा ग्लास पी गया। अचानक मुझे बाहर सहन में आहट सुनाई दी। मैं झपट कर बाहर निकला तो अफजल दबे पांव दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया, पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला मुझसे उस्ताद ने कहा था कि तुम्हें कहीं जाना हो तो। मैंने उसकी बात काट दी, कहा यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है? वो झपट कर मेरे नजदीक आ गया, बोला क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैंने कहा मेरी नहीं, तैमूर की तबीयत खराब है, उसे शदीद बुखार है। अफजल बोला यहाँ से कुछ फासले पर एक डॉक्टर बैठता है मगर वो शाम को 7 बजे से पहले नहीं आता, अभी तो 5:15 ही बजे हैं। मैं झुंझला कर बोला वो नहीं तो कोई और डॉक्टर मिल जाए। वो बोला फिर इन्हें नॉर्थ नाजमाबाद ले चलते हैं, वहां कई डॉक्टर मिल जाएंगे, नहीं तो इन्हें किसी भी प्राइवेट अस्पताल में दिखा देंगे। मैंने सर्द लहजे में कहा डॉक्टर भी एतमाद का होना चाहिए। ये मैं भी जानता हूं कि कराची में बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं, मैं तैमूर को वहां ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे जानने वाला कोई डॉक्टर नहीं है? अफजल ने चंद लम्हे सोचा, फिर नफी में गर्दन हिला दी और बोला ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं है। फिर अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। वो चौंक कर बोला डॉक्टर तो नहीं है मगर एक कंपाउंडर से जरूर जान पहचान है, दवा तो उस्ताद को वो भी दे सकता है। वो 20 साल से एक डॉक्टर का कंपाउंडर है और डॉक्टर से ज्यादा होशियार है। मैंने जल्दी से कहा वो कहाँ मिलेगा? वो बोला इस वक्त वो घर पर होगा, सुबह के वक्त वो किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता है, अब तक वो घर पहुंच गया होगा, उसका घर भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं, आदमी भरोसे का है ना। अफजल ने कहा मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने कहा तो फिर मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैंने बाहर निकलना चाहा तो अफजल ने मुझे रोक दिया। वो बोला तुम यहीं उस्ताद के पास रहो, मैं अब्दुर्रहमान को यहीं बुला लाऊंगा, गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। मैं नहीं जानता था कि अफजल पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, बस ये इत्मीनान था कि तैमूर को उस पर एतमाद है तो फिर भरोसे के काबिल ही होगा। मैंने खामोशी से गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी और बोला जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद मत करना। अफजल खामोशी से बाहर निकल गया। मैं दोबारा तैमूर के पास जा बैठा। उसका बुखार मजीद बढ़ गया था। मैंने तौलिया फाड़ कर उसकी पट्टियां बनाई और जग में डुबो डुबो कर तैमूर की पेशानी पर रखने लगा। 15-20 मिनट में उसका बुखार खासा कम हो गया था। उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो खोई खोई नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर जैसे उसे सब कुछ याद आ गया। उसने उठने की कोशिश की मगर मैंने उसे दोबारा लेटा दिया। मैंने कहा आराम से लेटे रहो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तैमूर ने हंसते हुए कहा अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा फिलहाल तो तुम लेटे ही रहो, अफजल डॉक्टर को लेने गया है। तुम्हारी टांग में गोली का जो जख्म है उसकी बैंडेज बहुत जरूरी है, वो दूसरे जख्म भी देख लेगा। तैमूर मना करने के बावजूद उठकर बैठ गया। बोला अफजल डॉक्टर को लेने गया है, वो हवन्नक सा आदमी है, न जाने किसे ले आएगा। मैंने कहा एक कंपाउंडर से उसकी दोस्ती है, फिलहाल तो हमारा काम कंपाउंडर से भी चल सकता है, हम एहतियातन रात में किसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। तैमूर ने कहा
यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? कोई महफूज ठिकाना है नजर में? मैंने कहा हाँ, एक ठिकाना तो है। मुझे एकदम शाजिया और जीरे का ख्याल आया। वहां हम हर तरफ से बेपरवाह होकर मुकम्मल आराम कर सकते थे। यूं भी अब पुलिस या पीटर का ध्यान जीरे की तरफ नहीं जा सकता था। तैमूर ने कहा, तुम्हारा इशारा जीरे की तरफ है? मैंने कहा हाँ, इस वक्त वही ऐसा ठिकाना है जहां हम मुतमईन होकर रह सकते हैं और ग्लोरिया के लिए भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने कहा, इस अफजल से न जाने क्यों मैं मुतमईन नहीं हूँ। तैमूर ने हंसकर कहा, बेवकूफ सा आदमी है, छोटी मोटी वारदातें करके गुजारा करता है। मैंने भी एक गाड़ी में से सामान उठाते हुए इसे पकड़ा था। उस दिन से इसने मुझे उस्ताद मान लिया। मैंने फिक्रमंदी से कहा, फिर तो यहाँ रहना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। छोटे वारदातिये उमूमन जेल भी जाते रहते हैं। मसरूका सामान बरामद करने के लिए पुलिस इन लोगों के ठिकानों पर भी छापे मारती रहती है। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, मगर अफजल को मैंने इतने पैसे दे दिए थे कि वो आइंदा 6 महीने तक कोई वारदात नहीं करेगा। मैंने कहा, अरे यार, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। मौका मिलते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। तैमूर ने लेटते हुए कहा, खैर अब तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, रात में नहीं, अफजल के आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने तैमूर की पेशानी पर हाथ रखकर उसका बुखार महसूस किया। उसे अब भी बुखार था, मगर उतना नहीं था कि मुझे दोबारा ठंडी पट्टियां रखनी पड़ती। वो बोला, मैं इतना बीमार नहीं हूं कि। उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गया और आहिस्ता से पूछा, कौन है?